अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा तौज़ीउल मसाइल का जो अगला दर्स है उसमें हमारे जो निजासात के बाकी अहकामात रह गए थे उसमें हमने उसको आज पढ़ेंगे। आज हमने 10वां नजिस पढ़ना है, निजासत खाने वाले हैवान का पसीना। इस ऊँट का पसीना जिसे इंसानी निजासत खाने की आदत हो जाए वो नजिस होगा। इसी तरह एहतियात वाजिब की बिना पर इस किस्म के दूसरे हैवानात का भी पसीना नजिस है जो कि जिनको इंसानी निजासत खाने की आदत हो जाएगी, ऐसे हैवानात का पसीना भी नजिस हो जाएगा। जो शख्स फ़ेले हराम से जुन्ब हुआ हो इसका पसीना पाक है और इसके साथ नमाज भी सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि निजासत साबित होने के तरीक़े कितने हैं, आज हम उसको भी पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ की निजासत 3 तरीक़ों से साबित हो सकती है। नंबर 1, ख़ुद इंसान को यकीन हो या किसी अक़ली तरीके से उसे इत्मीनान हो जाए कि फ़लाँ चीज़ नजिस है। ठीक है, अगर किसी चीज़ के मुतालिक फ़कत उसको गुमान हो कि नजिस है तो इससे परहेज़ करना लाजिम नहीं है। ठीक है, यानी जब तक उसको यकीन नहीं हो जाएगा कि ये चीज़ नजिस है, फ़कत वो अपने गुमान पर अमल नहीं करेगा। यानी उस नजिस चीज़ से परहेज़ करना उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा जिसके बारे में उसे फ़कत गुमान हो कि यानी ये नजिस है। ठीक है, लिहाजा जिस तरह से कहवा खानों और होटलों में जहाँ लापरवाह लोग और ऐसे लोग खाते पीते हैं जो नजासत और तहारत का लिहाज नहीं रखते, खाना खाने की सूरत ये है कि जब तक इंसान को इत्मीनान ना हो कि जो खाना इसके लिए लाया गया है वो नजिस है, तब तक उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब उसको यकीन हो जाए कि ये जो खाना लेकर आ रहे हैं चूँकि ये निजासत का ख्याल नहीं रखते और उसने अपनी आंखों से देख लिया हो या किसी भी तरीके से उसके लिए साबित हो जाए कि ये जो खाना लेकर आ रहे हैं ये नजिस है, तो उस सूरत में वो खाना उस पर हराम हो जाएगा, यानी वो चूँकि नजिस होगा इस वजह से। लेकिन जब तक उसे यकीन ना हो कि ये जो खाना मेरे लिए आ रहा है वो नजिस है या नहीं है, तो उस वक्त तक उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है, यानी वो खा सकता है बग़ैर किसी शक के और बग़ैर किसी चीज़ की परवाह किए। ठीक हो गया। किसी के इख्तियार में कोई चीज़ हो और वो इस चीज़ के बारे में कहे कि नजिस है, मसलन किसी शख्स की बीवी या नौकर या मुलाज़िमा कहे कि बर्तन या कोई दूसरी चीज़ जो मसलन वो धो के रखती हो या जिसको वो इस्तेमाल करती हो वो कहे नजिस है, तो वो नजिस शुमार होगी क्योंकि उसका मालिक जिसकी मलकियत में वो चीज़ है वो बता रहा है कि ये चीज़ नजिस है। मिसाल के तौर पर आप अपनी किसी फ्रेंड से चादर लेते हैं और वो कहती है कि आप इस पर नमाज़ ना पढ़िएगा, मेरी ये चादर नजिस है। ठीक है, तो उस सूरत में वो आपके लिए भी नजिस ही शुमार होगी। ठीक हो गया। अगर आगे फिर तीसरा तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि कोई चीज़ किसी की मलकियत हो और उसके बारे में वो कहे कि ये चीज़ नजिस है और तो तभी वो चीज़ आपके लिए भी नजिस शुमार होगी। नंबर 3 पे है, अगर 2 आदिल आदमी कहें कि एक चीज़ नजिस है तो वो चीज़ क्या है, नजिस शुमार होगी। लेकिन शर्त ये है कि वो इसके नजिस होने की वजह भी बयान करें। ठीक है, मसलन कहें कि ये चीज़ खून या मसलन पेशाब से नजिस हुई है। हाँ, अगर एक आदिल या काबिल इत्मीनान शख्स इतला दे और इसकी बात से इत्मीनान ना आए तो एहतियात वाजिब की बिना पर इससे परहेज़ करना, इससे रुक जाना ज़रूरी है, इज्तनाब करना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अगर कोई शख्स मसले से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर, यानी वो मसले को जानता ही नहीं है, ना जानने की बिना पर ये ना जान सके कि एक चीज़ नजिस है या पाक है, मसलन इसे ये इल्म ना हो कि चूहे की जो मेंगनी है वो पाक है या नहीं, तो इसे चाहिए कि मसला पूछ ले। लेकिन अगर मसला जानता हो और किसी चीज़ के बारे में इसे शक हो कि पाक है या नहीं है, मसलन इसे शक हो कि वो चीज़
खून है या नहीं है, या ये ना जानता हो कि मच्छर का खून है या इंसान का, तो वो चीज़ उसके लिए पाक शुमार होगी और इसके बारे में इसके लिए छानबीन करना लाजिम नहीं है। ठीक हो गया। अगर किसी नजिस चीज़ के बारे में शक हो कि पाक हो गई है या नहीं, तो वो नजिस शुमार होगी। इसी तरह अगर किसी पाक चीज़ के बारे में उसको शक हो कि नजिस हो गई है या नहीं, तो वो पाक शुमार होगी। अगर कोई शख्स इन चीज़ों के नजिस या पाक होने के मुतालिक पता चला भी सकता हो, तो तब भी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। यानी वो जो उसकी पहली हालत थी उस पर वो अमल करेगा। यानी अगर वो पाक थी तो उस पर पाक के अहकामात लगाएगा शक होने के बाद भी। अगर वो चीज़ नजिस थी तो उस पर नजिस होने का हुक्म लगाएगा शक के होने के बावजूद भी। ठीक हो गया। अगर कोई शख्स जो है जानता हो कि जो 2 बर्तन या 2 कपड़े वो इस्तेमाल करता है, इनमें से एक नजिस हो गया है, लेकिन अब इसे ये नहीं पता कि कौन सा नजिस हुआ है, तो दोनों से क्या है उसका परहेज़ करना ज़रूरी है। और मिसाल के तौर पर अगर ये ना जानता हो कि ख़ुद इसका कपड़ा नजिस हुआ है या वो कपड़ा जो इसके ज़ेरे इस्तेमाल नहीं है और किसी दूसरे शख्स की मलकियत है, तो ज़रूरी नहीं है कि अपने कपड़े से इज्तनाब करे। ठीक हो गया। लेकिन जो है जब उसे दोनों में शक हो, तो मतलब 2 हैं या 2 कपड़े हैं वो इस्तेमाल में से हैं, इनमें से एक नजिस हो गया है, लेकिन अब उसको नहीं पता कि कौन सा नजिस, तो दोनों से परहेज़ करना ज़रूरी है। लेकिन मसलन एक ऐसा कपड़ा है कि जो उसका अपना है और एक ऐसा है कि जो उसके किसी और की मलकियत है। ठीक है। तो अगर उसके बारे में उसे हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अपने कपड़े से इज्तनाब करे। ठीक हो गया। पाक चीज़ नजिस कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़ नजिस हो गई है तो हमने उसको पाक कैसे करना है, उसका तरीका क्या है। अगर कोई पाक चीज़ जो है अगर कोई पाक चीज़ किसी नजिस चीज़ से लग जाए और दोनों या इनमें से एक इस कदर तर हो जाए, यानी इस कदर उसमें तरिया हो कि एक की तरी दूसरे तक पहुंच जाए, तो पाक चीज़ भी नजिस हो जाएगी। लेकिन अगर वास्ता मुतअद्दिद हो जाए तो नजिस नहीं होगी। अब इसकी मिसाल हम पढ़ लेते हैं। मसलन अगर दायां हाथ पेशाब से नजिस हुआ हो और ये हाथ एक नई रतूबत के साथ बाएं हाथ को लगे, तो बायां हाथ नजिस होगा। अब अगर बायां हाथ खुश्क होने के बाद मसलन तर लिबास से लगे, तो वो लिबास भी नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर अब वो लिबास किसी दूसरी तर चीज़ को लग जाए, तो वो चीज़ नजिस नहीं होगी। समझ आ गई? हाँ, अगर तरी इतनी कम हो कि दूसरी चीज़ को ना लगे, तो पाक चीज़ नजिस नहीं होगी, ख़्वाह वो आईने नजिस को ही क्यों ना लग जाए। यानी तरी की मिक़दार पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। जिस तरह से उन्होंने मिसाल दी कि एक नजिस चीज़ है, दूसरी से लग गई और उनमें तरी इतनी है कि एक की तरी दूसरी तक पहुंच गई, तो वो क्या है, पाक चीज़ भी नजिस हो जाएगा। उसमें उन्होंने हाथ की मिसाल दी। फिर वही गीला हाथ जो है वो हाथ खुश्क हो गया, लेकिन लिबास तर था, वो लिबास तर को लगा, तो वो लिबास भी नजिस हो गया। लेकिन अब अगर वही जो नजिस लिबास है वो किसी दूसरे लिबास को लगता है, तो उसको वो नजिस नहीं करेगा। ठीक हो गया। अगर कोई पाक चीज़ किसी नजिस चीज़ को लग जाए और इन दोनों या किसी एक के तर होने के मुतालिक शक हो, तो पाक चीज़ नजिस नहीं होती। ऐसी 2 चीज़ें जिनके बारे में इंसान को इल्म ना हो कि इनमें से कौन सी पाक है और कौन सी नजिस है, अगर एक पाक चीज़ तरी के साथ इनमें से किसी एक चीज़ को छू जाए, तो इससे परहेज़ करना ज़रूरी नहीं है, सिवाय इस बाज़ सूरतों में, जैसे इस सूरत में जब इन दोनों की साबिक़ा हालत नजासत की हालत हो, या मसलन इस सूरत में जब कोई और पाक चीज़ रतूबत के साथ दूसरी मशकूक चीज़ से लग जाए, तो उस सूरत में ये चीज़ें नजिस होंगी, वरना ये चीज़ नजिस नहीं होगी। अगर ज़मीन, कपड़ा या ऐसी दूसरी चीज़ें तर हों, तो इनके जिस हिस्से को निजासत लगी होगी वो नजिस हो जाएगी और बाकी हिस्सा पाक रहेगा। यही हुक्म खीरे, खरबूजे और इन जैसी दूसरी चीज़ों के बारे में है। जब शीरे, तेल या घी या ऐसी ही किसी और चीज़ की सूरत ऐसी हो कि अगर इसकी कुछ मिक़दार निकाल ली जाए तो इसकी जगह खाली ना रहे, तो जो ही वो ज़र्रा भर भी नजिस होगा, सारे का सारा नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी ऐसी
ऐसी सूरत हो कि निकालने के मकाम पर जगह खाली रहे, अगरचे बाद में भर जाए तो सिर्फ वही हिस्सा नजिस होगा जैसे नजासत लगी होगी। लिहाजा अगर चूहे की मेंगनी इसमें गिर जाए तो जहाँ वो मेंगनी गिरे है वो जगह नजिस होगी और बाकी जगह क्या होगी, पाक होगी। ये उस सूरत में है कि जब यानी वो लिक्विड मसलन जिस तरह से घी गर्म करते हैं तो अगर उसमें कोई चीज़ गर्म करते हुए कोई चीज़ गिर रही है तो ऐसा नहीं होता कि हम उसमें से एक चम्मच निकालें तो वो बाकी जगह खाली बन जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो सारे का सारा नजिस हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर जमा हुआ घी है या ऑयल है, ऑयल तो नहीं जमता, घी जमा हुआ है तो उस सूरत में उसमें गिर गई है तो हम उतनी सी जगह से निकालें तो वो जगह खाली हो जाती है, तो उस सूरत में वो पाक हो जाएगी। लेकिन अगर तरी वाले में उस तरह से गिरेगी तो फिर वो पाक नहीं होगी। अगर मक्खी या ऐसा ही कोई और जानदार एक ऐसी तर चीज़ पर बैठे जो नजिस और बादज़ा एक तर पाक चीज़ पर जा बैठे और ये इल्म हो जाए कि इस जानदार के साथ नजासत भी थी तो पाक चीज़ नजिस हो जाएगी, और अगर इल्म ना हो तो वो पाक रहेगी। ठीक हो गया। अगर बदन के किसी हिस्से पर पसीना हो और वो हिस्सा नजिस हो जाए और फिर पसीना बहकर बदन के दूसरे हिस्सों तक चला जाए तो जहाँ जहाँ पसीना जाएगा बदन का वो हिस्सा नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर पसीना आगे ना बहे तो बाकी बदन क्या हो जाएगा, पाक रहेगा। जो बलगम नाक या गले से खारिज हो, अगर इसमें जो है ब्लड आ जाए, खून हो, तो बलगम में जहाँ खून होगा वो नजिस और बाकी हिस्सा क्या होगा, पाक हो जाएगा। लिहाजा अगर ये बलगम मुंह या नाक या बाहर लग जाए तो बदन के जिस मकाम के बारे में यकीन हो कि नजिस बलगम इस पर लगी है वो नजिस है और जिस बारे में शक हो कि वहाँ नजासत पहुँची है या नहीं पहुँची तो वो हिस्सा पाक होगा क्योंकि शक है। अगर एक ऐसा लोटा जिसके पैंदे में सुराख हो और नजिस ज़मीन पर रख दिया जाए और इससे बहने वाला पानी आगे बहना बंद होकर लोटे के नीचे इस तरह से जम हो जाए कि लोटे के अंदर वाले पानी के साथ इसे एक ही पानी कहा जा सके तो लोटे का पानी भी क्या हो जाएगा, नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर लोटे का पानी तेज़ी के साथ बहता रहे तो वो नजिस नहीं हो जाएगा। पानी जमा हो गया तो वो नजिस होगा, लेकिन अगर वो जारी रहेगा, बहता रहेगा तो उस सूरत में वो नजिस नहीं होगा। अगर कोई चीज़ बदन में दाखिल होकर निजासत से जा मिले लेकिन बदन से बाहर आने पर निजासत आलूद ना हो तो वो चीज़ पाक होगी। चुनाचा अगर एनमा का सामान या इसका पानी मक़अद में दाखिल किया जाए या सुई या चाकू या कोई और ऐसी चीज़ बदन में चुभ जाए और बाहर निकलने पर निजासत आलूद ना हो तो वो नजिस नहीं है। अगर थूक और नाक का पानी जिस्म के अंदर खून से जा मिले लेकिन बाहर निकलने पर खून आलूदा ना हो तो इसका भी यही हुक्म है, यानी वो भी नजिस नहीं होगा। इंशाल्लाह कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम क्लास में इसको मज़ीद डिटेल के साथ